नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले हम एटम के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से बता चुका हूँ मैं आपको। एटम के बाद चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चार्ज से हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक विद्युत की और गतिक विद्युत की के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को उतना सा ही पढ़ना था जिसमें थेल्स नामक साइंटिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, दो प्रकार के धनावेशित और ऋणावेशित उसके बारे में बताते हैं। बस इतना सा ही पढ़ना है। उसका आगे चलकर हमारे इस सिलेबस से रिगार्डिंग कोई ज्यादा लिंक नहीं है। जबकि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गतिक विद्युत के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ना है। जो उसके प्रभाव है या फिर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम बनाते हैं, उससे रिलेटेड आगे चलकर यूनिट है। इनको बहुत डिटेल से और शिद्दत से मैं समझाऊंगा आपको। तो परेशान नहीं होना, सीक्वेंस में चल रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आज की इस क्लास में कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे, कूलम्ब के नियम को देखेंगे। कूलम्ब्स का नियम है वो ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। तो साथ साथ अपना ग्रेविटेशनल लॉ भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% आपका कूलम्ब्स लॉ से पूछा जाएगा या ग्रेविटेशनल लॉ से, या फिर यहां से नहीं पूछा जाएगा तो इसके अंदर जब जाते हैं तो इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ के अंदर होता है कोफिशिएंट के, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर होता है कोफिशिएंट जी। इन दोनों की यूनिट पूछी जाती है, इनकी वैल्यू पूछी जाती है और वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कूलम्ब्स लॉ के अंदर से, और वो होता है परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अटकने वाला है। अटकने वाला इन द सेंस आने वाला है, आपका नहीं अटकेगा, परेशान मत होइए। बहुत अच्छे से और डिटेल से शिद्दत से करेंगे और जिस प्रकार से पीछे की क्लासों में सिखाया उतने ही डिटेल से समझाया जाएगा। अच्छा, जो बच्चा इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहा है, क्योंकि ये क्लास मैंने डेमो के तौर पर यूट्यूब पे डाली है, तो मैं बता दूं कि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच। इस इलेक्ट्रीशियन की फाउंडेशन की बैच की पिछली क्लास की मैं एक पीडीएफ फाइल आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों के मन में वहम ये होता है कि भी ये डेमो वाली क्लास है तो बहुत अच्छे से बता रखी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप पिछली क्लास के बारे में देखिए। ये पिछली क्लास थी जिसमें मैंने चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है। आप देख पा रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलेंगे। ये क्लास, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज जब हम पुराना टॉपिक कर रहे होते हैं ना, तो हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। नया टॉपिक है तो मेरे को थोड़ी सी खुद को आजादी होती है कि मैं कुछ आपको कुछ बातें बताऊं, जिसमें आपको ये हेल्प मिलती है कि तैयारी किस प्रकार से करनी है। ये पिछली क्लास है जिसमें चार्ज है ना, चार्ज के बारे में हमने पहले कॉन्सेप्ट बनाया, फिर उसको अच्छे से समझा। फिर चार्ज से हम एक आगे बढ़े तो हमने किसको देखा, इलेक्ट्रिसिटी को देखा। तो चार्ज के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने डिटेल से जाना है। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये एक-एक चीज ना क्लास में बहुत शिद्दत से, आरामदारी से, माइंड में सेट करते हुए आपको सिखाई जा रही है। पहले टॉपिक पूरा कीजिए, क्लास के एंड में रिवीजन कीजिए और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके एक्सप्लेनेशन आपको पहले टॉपिक पूरा होने के बाद रिवीजन कीजिए, फिर उन क्वेश्चनों को लगाइए। और जो बच्चा किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फिर अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप ये क्लास देख रहे हो, इस पे एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। कहाँ कोई चीज बचेगी, कोई भी चीज नहीं बचेगी। फाउंडेशन बैच में थोड़ी कर लीजिए, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यूट्यूब पे करवा रहा हूँ उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। मोर देन इनफ है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और पहले एक बैच मैंने बनाया था, उसमें थोड़ी सी मेरी बाउंडेशन ये थी कि मैं पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं था उसमें। लेकिन इस बैच में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, बुकलेट बना के उसमें रिवीजन भी कर सकते हो। डाउनलोड भी कर पाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाओगे और बहुत डिटेल से और शिद्दत से समझाया जा रहा है। और इस बैच का चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 499 रुपए में। ये मेरी मजबूरी है, रखना पड़ता है। नो डाउट भाई, थोड़ा बहुत पैसे के लिए ही काम करते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कमाई, लेकिन इसके पीछे जो खर्चा, हिडन चार्जेस, शायद ही कमाई मेरी जेब में आई। तो एक नॉमिनल सा चार्ज है, इसको परचेज करके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। और टॉपिक कौन सा है जी? टॉपिक है जी आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के साथ क्या फिनिश किया जाएगा? ग्रेविटेशनल लॉ, परमिटिविटी। क्लास के एंड में जाते जाते आप देखोगे गाउस लॉ, उनसे रिलेटेड भी डायरेक्ट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। कूलम्ब्स लॉ
बिल्कुल मिलता जुलता है ग्रेविटेशनल लॉ। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन जो बच्चा आईटीआई लेवल का है परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे बहुत हेवी है ये, लेकिन जब क्लास पूरी होगी तब आपको रियलाइज होगा यार ये तो हलवा था, पका पकाया पीस ऑफ केक था। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए। कूलॉम्स लॉ कैसे ग्रेविटेशनल लॉ से मिलता जुलता है, जरा एक बार उस पर चर्चा करते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार उस पर चर्चा करते हैं। ये है जी कूलॉम्स लॉ और ये है ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। कूलॉम्स का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कूलॉम्स का नियम दो बॉडी के बीच में तब लगता है जब चर्चा हो रही हो चार्ज की, आवेश की चर्चा हो रही हो। इतना तो ध्यान रख सकते हो ना। कूलॉम्स लॉ कब लगेगा? उन दो बॉडी के बीच में कूलॉम्स लॉ लगेगा जब, भाई कितनी दूरी पे लगेगा, कितनी कम दूरी पे नहीं लगेगा, ये बाद की बात है। मोटा मोटा एक आइडिया तो लेना कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स लॉ तब लगेगा उन दो वस्तुओं के बीच में, उन दो बॉडी के बीच में तब लगेगा जब चर्चा हो रही हो किसकी? आवेश यानी कि चार्ज की। और चार्ज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में इनरोल है, कि चार्ज को हम दो कैटेगरी में, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, धनावेशित और ऋणावेशित, दो प्रकार के चार्ज को पढ़ते हैं। समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो और चाहे दोनों नेगेटिव हो। विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो कूलॉम्स लॉ दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है और कूलॉम्स लॉ में हम फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स। जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में भी फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ में भी क्या निकाला जाता है? फोर्स ही निकाला जाता है। इसको हम न्यूटन में मापते हैं। लेकिन पता है ग्रेविटेशनल लॉ में कब यूज करते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ जब हम यूज करते हैं जब दो बॉडी के मास की चर्चा हो। मास मतलब द्रव्यमान की चर्चा हो। कूलॉम्स लॉ कब? जब दो बॉडी, दो वस्तुओं के बीच में आवेश की चर्चा हो तो कूलॉम्स लॉ। और ग्रेविटेशनल लॉ जब दो बॉडी के बीच में द्रव्यमान की चर्चा हो तो आपका ग्रेविटेशनल लॉ क्या लगेगा जी? ग्रेविटेशनल लॉ। एक और चीज देखिए, एक और अच्छी चीज देखिए, चाहे आपके कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालो, चाहे आपके ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स निकालो, दोनों में पता है क्या सिमिलरिटी है? दोनों के नीचे झांक के देखिए, दोनों के नीचे आर स्क्वेयर है। यहां भी क्या है? आर स्क्वेयर है, यहां भी आर स्क्वेयर है। और आर पता है क्या है? इन दो आवेशित बॉडी के बीच में दूरी, इन दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को आर कहते हैं। दूरी मतलब डिस्टेंस को आर से इंडिकेट कर रखा है, डिनोट कर रखा है। यानी कि कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों ही क्या, दोनों के ही डिवाइड में क्या है? दूरी का आर स्क्वायर। व्युत्क्रम के नियम का पालना करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस में समझ गए? तो ये कूलॉम्स लॉ, ये ग्रेविटेशनल लॉ, मोटा मोटा आइडिया मिल गया। बाकी डिटेल से हम शिद्दत से एक एक चीज को पढ़ेंगे, टेंशन लेने की। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि कूलॉम्स लॉ, ये कोई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोटा मोटा बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट तो करेंगे ना। कि कूलॉम्स लॉ की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी की कोई भौतिक विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। जब बहुत सारे जो साइंटिस्ट है ना, जैसे जूल, जूल के ऊपर जूल लॉ बन गया, उष्मा की इकाई जूल हो गई, ओम्स लॉ के ऊपर ओम इकाई बन गई, यूनिट बन गई। तो साइंटिस्ट के नाम के जो उनका सरनेम होता था ना, उसी के नाम पर लॉ बना दिया जाता था। साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। कुलम, ये कुलम, कुलम से क्या बन गया? कूलॉम्स लॉ बन गया। कब? 1785 में किसकी खोज करते हैं? कूलॉम्स लॉ की खोज करते हैं। कहाँ के साइंटिस्ट है? फ्रांसीसी साइंटिस्ट है। 1785 में साइंटिस्ट का नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जो किस लॉ की खोज करते हैं? कूलॉम्स लॉ की खोज करते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। यानी कि कूलॉम्स लॉ और गुरुत्वाकर्षण के नियम में बहुत सारी सिमिलरिटी है। अभी मैं मोटा मोटा बता के आया हूं कि जो आवेशित बॉडी है उसके बीच में तो कूलॉम्स लगेगा, और द्रव्यमान की कोई बॉडी है, द्रव्यमान मतलब वजन का कोई जिक्र हो रहा हो, तो आपका ग्रेविटेशनल लॉ लगेगा। कूलॉम्स के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये पता है क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ? आप चाहे फोर्स को कूलॉम्स लॉ से निकालो और चाहे आप फोर्स को ग्रेविटेशनल लॉ से निकालो, दोनों के नीचे पे क्या आया था? आर स्क्वायर आया था। यानी कि इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, वर्ग, ये वर्ग हो गया, के नियम को फॉलो करते हैं। यही है आपके कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में सबसे बड़ी सिमिलरिटी, समानता है। चाहे आप कूलॉम्स लॉ से निकाल लेना फोर्स, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, चाहे आप ग्रेविटेशनल लॉ से निकाल लेना फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दोनों के डिवाइड में क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या सिमिलरिटी है? दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। हालांकि कैसे आया है उसको हम आगे जानेंगे। जिसका अर्थ है कि दोनों बलों के परिणाम वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक है। इस बात का मतलब क्या है?
दोनों बलों का परिणाम, दोनों के, चाहे कूलम्ब्स लॉ हो चाहे ग्रेविटेशनल लॉ हो, दोनों बलों का परिणाम जो फोर्स निकलेगा वो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी हो चाहे कूलम्ब्स लॉ में, और ग्रेविटेशनल लॉ दो मास बॉडी के बीच की दूरी हो, उन दोनों दूरी को हम आर से इंडिकेट करेंगे। दोनों दूरी को, डिस्टेंस को किससे बताएंगे? आर से बताएंगे। वो कह रहा है कि बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी का वर्ग लेकिन व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे आ जाए, व्युत्क्रम को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या बना? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कूलाम का नियम किससे मिलता जुलता है? ग्रेविटेशनल लॉ से। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? ये भी पेपर में आया है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और क्या चीज है? वो परिणाम को बताएंगे ना, तो दोनों के दोनों का परिणाम क्या रहेगा? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कूलाम्स लॉ के बारे में पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कूलाम्स लॉ ने ना, जो चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम थे उसने दो लॉ दिए थे। एक लॉ को हम चार्ज में अच्छे से पढ़ चुके हैं, चार्ज जब पढ़ा था ना, आवेश, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में और डिटेल से बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको ध्यान है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चमड़े को किसके साथ? एम्बर से रगड़ रहे थे। तो चमड़े और एम्बर को रगड़ रहे हैं तो चमड़े के इलेक्ट्रॉन एम्बर पे चले जाते हैं, तो एम्बर आपकी ऋणात्मक बॉडी बन जाती है, सिखाया था। तो उन्होंने धनावेशित और ऋणावेशित दो प्रकार के आवेश के बारे में बताया था। ये जो धनावेशित और ऋणावेशित, तो दो चार्ज बॉडी बन गई, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये कूलाम्स का सेकंड लॉ है। आप कहोगे सर सेकंड लॉ पहले समझा दिया, भाई क्या करें, वहां आया था इस वजह से समझाना पड़ा। जबकि कूलाम्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम यहां अच्छे से समझेंगे, सेकंड लॉ को हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या तुमको नहीं पता? दो विपरीत आवेश है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक दूसरे की तरफ आएंगे। मेल फीमेल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये प्रकृति का नियम है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सेकंड लॉ होता है, ये सेकंड लॉ होता है, यानी कि ये जो चर्चा कर रखी है ना यहाँ, ये कूलाम्स का सेकंड लॉ है, जिसको हम ऑलरेडी से जानते हैं। लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ी ना आएगा कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कौन सा है, ये नहीं पूछा जाता, अपने को बस ध्यान रखना है। हमने देखा कि यहाँ पर कोई एक चार्ज बॉडी Q1 है, यहाँ पर कोई एक चार्ज बॉडी Q2 है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो एक दूसरे से दूर भागेगी। यहाँ दूर भागेगी तो एक प्रकार का फोर्स इधर F1 लगेगा, यहाँ F2 लगेगा। लेकिन बस हमें ध्यान रखना है कि सेम चार्ज बॉडी, चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, है ना, चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, या फिर मैं बात करूं दोनों की दोनों नेगेटिव चार्ज बॉडी हो, या फिर मैं बात करूं दोनों की दोनों क्या हो? नेगेटिव चार्ज बॉडी हो, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? भी दूर भागते हैं। ये इधर भागेगी और ये बॉडी इधर भागेगी, है ना, और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो ये इधर भागेगी और ये आपकी इधर भागेगी। यानी कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसे हम प्रतिकर्षण रिपल्सन कहते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरी आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ये एक दूसरे को क्या करेगी? जी अट्रैक्ट करेगी। इसे बोलते हैं क्या? अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो बोला है कि दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हो तो उसमें आकर्षण बल विद्यमान होता है, और यदि दोनों समान चिन्ह वाले आवेश हो तो उसमें प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है। तो मोटा मोटा दो शब्द निकल के आए, और वही आपका कौन सा बना? सेकंड लॉ बना। सेकंड लॉ में हमें किसके बारे में पता चलता है? कूलाम्स के सेकंड लॉ के बारे में। कूलाम्स के अगर सेकंड लॉ को हम देखें तो उसमें दो शब्द हमको पता लगते हैं। एक तो शब्द निकलता है जी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। आकर्षण कब होगा? आपको पता है अपोजिट। अट्रैक्शन मतलब क्या बोला जाएगा? अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। आकर्षण आकर्षण कब होता है? जब अपोजिट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज। एक शब्द निकल के आता है जी रिपल्सन। क्या निकल के आता है? रिपल्सन। रिपल्सन कब होगा? रिपल्सन मतलब जिसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण कब होगा? जब आपके सेम चार्ज हो, दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो सेकंड लॉ से हमें पता लगता है कि सेम चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सॉरी सेम चार्ज रिपल्स टू ईच अदर, जबकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये कूलाम्स का सेकंड लॉ था। अब बात करते हैं कूलाम्स के फर्स्ट लॉ से। कह रहे हैं कि कूलाम्स के फर्स्ट लॉ में हमें पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव है, ये तो दूर भाग गए। अगर दो कोई नेगेटिव चार्ज हो, दो अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो।
एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट होने के दौरान, अट्रैक्ट होते टाइम इनके बीच एक लॉ लगेगा जिसे हम कूलम्ब्स का सेकंड नहीं फर्स्ट लॉ कहते हैं, कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। कैसे बताया गया है, दो बिंदु आवेश है, वो छोटे छोटे आवेश है के बीच लगने वाले स्थिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युतीय बल कैसे भाई, स्थिर विद्युत की डायनेमिक विद्युत की बल क्यों नहीं है, तो उन बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि दो प्रकार के बल आपने देखे थे, स्थितिक विद्युत की भी देखी थी जिसमें स्थिर विद्युत की बल लगेगा। कैसे, क्योंकि वो बल आपका बहुत छोटी मात्रा में होता है जो घर्षण के द्वारा आता है। एक होता है जी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें डायनेमिक गतिक विद्युत की बल होता है जो चार्ज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से आता है, और वही चार्ज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जो बहुत छोटे छोटे हैं के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत की बल का मान, यानी कि स्थिर विद्युत की बल का मान, फोर्स का मान, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों, मान लेते हैं पहला आवेश क्या है, पहला आवेश है जी Q1, पहला आवेश क्या है दे रखा है इधर, ये रहा पहला आवेश क्या है Q1, और दूसरा आवेश क्या है Q2। कह रहा है कि लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेश Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, इन दोनों के क्या है, समानुपाती होता है, और ये बन गई जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सा है, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको डायरेक्ट भी याद करवा सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी बस माहौल बना रहा हूं ताकि याद रहे अपने को, पेपर टाइम तक याद रहे, बाकी बाद की बात तो बाद में देखेंगे, अपने को आपको पढ़ाना थोड़ी ना है ना। फिर कहता है दूसरे अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, इन Q1 और Q2 दोनों आवेश है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो फोर्स है ना, कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये बन गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को इकट्ठा कर दिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो बताइए जरा क्या निकल के आएगा, दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर रहा हूं तो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर क्या है, ऊपर तो है जी Q1 दोनों आवेशों के गुणनफल, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया जी आपके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी आर स्क्वायर। और ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के गुणनफल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोफिशिएंट के आ जाता है। ये के को बहुत अच्छे से पढ़ना है, या तो क्वेश्चन यहां से फंसेगा, इस पिछले पेज से फंसेगा जिसको आप ऑलरेडी, इससे नहीं इससे पिछले पेज से फंसेगा जो आपको बहुत ऑलरेडी बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया कि कूलम्ब्स का नाम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। या तो ये क्वेश्चन फंसेगा, या फिर क्वेश्चन पता है कहां से फंसेगा, ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछेगा ये जो कोफिशिएंट के है जिसे कूलम्ब्स कोफिशिएंट कहते हैं, इसकी यूनिट या फिर इसकी वैल्यू, या फिर इससे आगे चलकर आप इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो एक निकल के आएगा परमिटिविटी, क्योंकि के का मान एक तो फिक्स वैल्यू होती है 8.854 है ना, और एक दूसरी एक चीज और होती है के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, वहां से क्वेश्चन। परेशान नहीं होना, कोई नया बच्चा है बिल्कुल परेशान नहीं होगा, क्या तुमको इतना समझ में आया। दो चार्ज बॉडी को, दो चार्ज बॉडी, दोनों चार्ज बॉडी Q1 Q2 अपोजिट है तो दूर भाग गए, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्या पता कितना ही दूर जाए यार, लेकिन जो अपोजिट, सॉरी मतलब सेम है तो दूर भाग गए, अपोजिट है तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक प्रकार का आकर्षण बल लगेगा, उसी आकर्षण बल को हम F से डिनोट कर रहे हैं, बल लग रहा है, फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के गुणनफल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि दूरी घटती जाएगी फोर्स आपका बढ़ता जाएगा, तो बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स आपका कम लगेगा, दूरी कम होगी तो फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर का मान ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, आर का मान कम होगा तो फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, और वर्ग के सेंस में दोनों इक्वेशन को इकट्ठा किया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, यानी कि ये बन गया जी आपका कूलम्ब्स लॉ, क्या बन गया जी, कूलम्ब्स लॉ बन गया, बोलो समझ में आया क्या, कूलम्ब्स लॉ बन गया। अच्छा अब बताइए, फोर्स चाहे कैसा भी हो हमेशा किसमें मापते हैं जी, न्यूटन में मापते हैं, फोर्स चाहे कैसा हो किसमें मापते हैं, न्यूटन, हालांकि न्यूटन की बहुत सारी यूनिट आगे चलकर हमें देखनी है, लेकिन फिलहाल तुमको ध्यान रखना है कि फोर्स निकाला है तो फोर्स किसमें मापा जाएगा जी, न्यूटन में मापा जाएगा, किसमें मापा जाएगा, न्यूटन में मापा जाएगा, तो कूलम्ब्स लॉ के तहत F इज इक्वल टू के
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर न्यूटन में हम फोर्स को मापते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो थोड़ी सी सिमिलरिटी देखते हैं, फिर ग्रेविटेशनल लॉ में देखेंगे। कूलॉम्स लॉ में हमने देखा दो चार्ज बॉडी है, सेम चार्ज है तो दूर भाग गए, हमें कोई मतलब नहीं है। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे तो हमने निकाला F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो क्या आ गया। और फोर्स को हम मापते किस में है, फोर्स को हम मापते हैं जी न्यूटन में। किस में मापते हैं, न्यूटन में। बोलो ये समझ में आया क्या। ठीक उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल लॉ चाहो तो मैं अगले पेज पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जिस प्रकार से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों आवेशों के, ठीक उसी प्रकार से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के। कहेगा पहली इक्वेशन में क्या बनेगा, ये जो अपोजिट दो मास आपको दिखाई दे रहे हैं ना m1 और m2, इनके बीच की दूरी है r। तो जो f है दोनों के बीच में, जो यहां से f1 लगेगा यहां से f2 लगेगा, f1 f2, और दोनों को हम किसके बराबर मान लेते हैं, दोनों को हम एक फोर्स के f के बराबर मान लेते हैं। दोनों को किसके बराबर मान लेते हैं, फोर्स f के बराबर मान ले, आकर्षण बल, बल मतलब फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के गुणनफल, दोनों के मास के गुणनफल, यहां दोनों के आवेश के गुणनफल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बीच की दूरी के वर्ग के। और जब दोनों इक्वेशन को इकट्ठा किया जाएगा तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन में आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो g आ जाएगा। यहाँ क्या आया, k आया। अब बोल रहा है कि चाहे आप k की चर्चा करो, है ना, k की चर्चा करो, चाहे आप k की चर्चा करो और चाहे आप g की चर्चा करो, ये k और g क्या है, k कूलॉम्स लॉ में आया है तो कूलॉम्स कांस्टेंट है, जी आपका जी ग्रेविटेशनल लॉ में आया है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी कि कूलॉम का नियतांक और ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण नियम के मान हमें याद रखने, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन। बोलो क्लियर है क्या, मोटा मोटा। परमिटिविटी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं एक तुमको बात बता रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमने देखा कूलॉम्स लॉ से, अब मैं लिख नहीं रहा कि ये कूलॉम्स लॉ ये ग्रेविटेशनल लॉ, तुमको याद हो गया। कूलॉम्स लॉ के तहत हमने देखा फोर्स F इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, फोर्स F इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, बताया जी K कूलॉम्स कोफिशिएंट है। क्या बोला, Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था। और इसको हम मापते किस में है, अलग मार्कर से लिख रहा हूं, इसको मापते हैं न्यूटन में। फोर्स को किस में मापते हैं जी, न्यूटन में मापते हैं। क्लियर है भाई। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि चार्ज को किस में मापते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो आप, चार्ज किस में मापा जाता है, कूलॉम में। चार्ज की यूनिट क्या है, एसआई मात्रक कूलॉम है। सीजीएस मात्रक का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। याद है कि भूल गए, पिछली क्लास में मोटा मोटा रफली बता रहा हूं, देखते हैं कितने को याद है। हमने जब यूनिट के बारे में अच्छे से जाना था तो चार्ज की एसआई मात्रा बताओ, एसआई यूनिट बताओ, मैंने क्या बताई थी, कूलॉम। सीजीएस मात्रक बताओ, सीजीएस मात्रक बताओ, सीजीएस मात्रक बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपका कूलॉम बड़ा है तो एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो मैंने बताया था 3 गुना में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आते हैं। और जबकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करूं तो 3.33 गुना में 10 की पावर, बोलो 10 की पावर -10 कूलॉम आते हैं, सिखाया था। और एक आपका यूनिट कूलॉम की फेराडे भी होती है, जिसमें एक फेराडे बराबर 96,500 कूलॉम होते हैं। इसके अलावा भी मैंने इलेक्ट्रोमास यूनिट भी बताई थी, इसके अलावा मैंने फ्रैंकलिन भी यूनिट बताई थी, और मैंने आपको एक जो आपकी कूलॉम के सेंस में कि इलेक्ट्रिक वोल्ट जो घरों में जो खर्च करते हैं उसके सेंस में भी यूनिट बताई थी। होप सो कि वो आपको याद होगी, नहीं याद है तो एक बार पिछली पीडीएफ को निकाल के आप याद कर लीजिए। न्यूटन है। अच्छा चार्ज को किसमें मापते हैं, कूलॉम में। और दूरी को किसमें मापा जाता है, मीटर में। दूरी को किसमें मापा जाता है जी, मीटर में मापा जाता है। अच्छा मैं तुमसे अगर ये कहूं कि अगर तुमको k की वैल्यू निकालनी हो, किसकी वैल्यू निकालनी हो मेरे भाई, k की वैल्यू निकालनी हो, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना जरा। ये r यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके सॉरी डिवाइड कर रहा है, आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, f इंटू में r स्क्वायर और डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा Q1 Q2। सर क्या ये पूछा जाएगा, भाई ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, इससे हम यूनिट निकाल रहे हैं, बताइए जरा। फोर्स को काटता चलूंगा और तुमको समझ में आ जाएगा कि किसकी क्या यूनिट है। मैं यूनिट लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला तो सही बन गया, लेकिन ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाता, हमसे यूनिट पूछी जाती है। जैसे फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो फोर्स को किस में मापते हैं जी, न्यूटन में। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और तुम समझ जाओगे बहुत अच्छे से। फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। बीच की दूरी को किसमें, दूरी को किसमें मापते हैं, बीच की दूरी हो, सीधी दूरी हो, तिरछी दूरी हो, दूरी को किसमें मापते हैं, दूरी को मापते हैं जी मीटर। और आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और आवेश को किस में मापते हैं जी? कूलाम में। तो आवेश को अगर कूलाम में मापते हैं तो कूलाम इंटू में कूलाम क्या हो जाएगा जी? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। आवेश मतलब चार्ज, चार्ज को किस में मापते हैं? कूलाम, कूलाम इंटू में कूलाम तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। अब ये जो यूनिट निकल के आई है ना, ये पेपर में भर भर के आपकी पूछ रही है कि कूलाम्स कोफिशिएंट के की यूनिट क्या है, मतलब उसकी किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में देखोगे इस क्वेश्चन की कोई होड़ नहीं है कि कूलाम्स कोफिशिएंट के की यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कैसे निकला? हमने ये तो कूलाम्स लॉ है, हमने याद कर लिया के इक्वल एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हम के का मान निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट के कूलाम्स कोफिशिएंट है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, और Q1 Q2 नीचे आ गए। तो फोर्स को किस में मापा? फोर्स को मापा न्यूटन में, दूरी को मीटर में, और कूलाम्स हमने इसको चार्ज को किस में मापा? चार्ज को मापेंगे जी कूलाम में। तो ये C और ये C दोनों C मल्टीप्लाई करेंगे, तो C मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? C स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट क्या बनी? कूलाम्स कोफिशिएंट के की यूनिट बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, क्योंकि हम तो दोनों को साथ साथ निपटा रहे हैं, दोनों को साथ साथ निपटा रहे हैं। आप बताइए, आपका ग्रेविटेशनल लॉ के तहत फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल लॉ के तहत जो फोर्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बताइए क्या है? तो उसमें था दो चार्ज बॉडी, है ना, यहाँ है दो मास बॉडी, तो आपका निकल के आया था जी, G इज इक्वल टू जी इंटू में m1 पहली मास बॉडी, दूसरी मास बॉडी m2, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी r स्क्वायर। सेम ही फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फोर्स को मापते किस में है? चाहे भाई वो फोर्स की बात करूं, चाहे इस फोर्स की बात करूं, फोर्स को हमेशा किस में मापा जाएगा? न्यूटन में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा जी? न्यूटन में। जिस प्रकार से हमने कूलाम्स कोफिशिएंट के निकाला था, अब यहां आप ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी का मान निकालिए। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F, ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा जी m1, और साथ में क्या आ जाएगा? m2। अच्छा, अब मैं इनकी यूनिट लिख रहा हूं, वो ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप बताइए फोर्स को किस में मापेंगे? फोर्स को मापेंगे सर न्यूटन में, ठीक है। बीच की दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय मास को किस में मापते हैं? मास को मापते हैं सर केजी में, केजी इंटू में केजी, तो ये क्या हो जाएगा? केजी का स्क्वायर हो जाएगा। और भाई आपके भर भर के एग्जाम में जीके के सेंस में भी पूछा जाता है, और सीधा भी पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को किस में मापते हैं? वैल्यू भी लिखूंगा मैं, परेशान मत होना, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी की अगर मैं यूनिट के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूं तो वो कितनी हो जाएगी? जिस प्रकार से वहां न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर है, क्योंकि वहां चार्ज है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जी न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ मास है, और मास को किस में मापते हैं? केजी में, तो केजी का स्क्वायर आ जाएगा। चाहता तो मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा भाई, माहौल भी तो बनाना है ना, माहौल इन द सेंस कि भाई आपको साथ साथ याद भी तो ये हो गई जी यूनिट, ये हो गई जी यूनिट। बताइए यहां तक आपको समझ में आया क्या, और अच्छे से आया है कि नहीं आया? अब वैल्यू याद कर लेते हैं, कूलम्ब्स कोफिशिएंट के की और ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी की वैल्यू भी याद कर लेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू क्या है? कूलम्ब्स लॉ के तहत कूलम्ब्स कोफिशिएंट के की वैल्यू क्या है? तो पहले तो इस के की वैल्यू याद करते हैं, इस के की वैल्यू। और फिर एक बात मैं अगले पेज में आपको जब परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा, तो वहां कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपकी क्लियर करूंगा, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे। तो कूलम्ब्स कोफिशिएंट के इसकी वैल्यू क्या है? कितना मान हम लेते हैं जब कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे? न्यूमेरिकल कहाँ सोल्व करेंगे? जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूट्यूब पे करवाए जा रहे हैं, उसमें मैंने 4 से 5 न्यूमेरिकल इसके करवाने हैं, उसको देखना आप, ठीक। तो कह रहा है कि इस के का जो मान रहेगा, के इज इक्वल टू कूलम्ब्स कोफिशिएंट के का मान क्या रहेगा? 9 गुना में 10 की पावर 9, 9 गुना में 10 की पावर 9। किसमें मापते हैं? ये रही यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी, दिखाई तो दे रहा होगा ना, 9 गुना में 10 की पावर 9 गुना में न्यूटन, साथ में यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, ठीक जी। उसी प्रकार से आपके ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है? बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो जी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6.67, 6.67। हालांकि इसकी वैल्यू और भी आगे है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2 डिजिट्स तक याद रखिए। गुना में 10 की पावर
वहां था 9, 9 गुना में 10 की पावर 9 आसान है। यहां ध्यान रखेंगे 6.67 गुना में 10 की पावर -11 और यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब तक तो सेम है, लेकिन वहां है चार्ज तो कुलाम का स्क्वायर, यहां है द्रव्यमान तो आपका केजी का स्क्वायर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पे कि आखिरकार कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं जी कूलॉम्स लॉ और आपका ग्रेविटेशनल लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बना F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला बना F = G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने इस K का मान निकाला, तो ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है आगे जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है ये नीचे जाके डिवाइड करेगा। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद के में क्या निकला? ये इधर मल्टीप्लाई तो एफ फोर्स में न्यूटन, ये दूरी मीटर स्क्वायर और नीचे चार्ज कूलॉम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये कूलॉम्स कोफिशिएंट के की यूनिट बन गई। मापते किसमें? वैल्यू को हमने याद किया 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। पेपर में 10 की पावर 9। ग्रेविटेशनल लॉ में आए तो ये उधर जाके तो फोर्स इनटू में बीच की दूरी मीटर में मापते हैं। फोर्स और बीच की दूरी को किस में मापते हैं जी? मीटर में मापते हैं। तो फोर्स मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मास है तो केजी का स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनी? वो बनी न्यूटन मीटर अपॉन में क्या? कूलॉम स्क्वायर। ये बनी न्यूटन मीटर अपॉन में क्या? केजी स्क्वायर। वैल्यू क्या है? 9 गुना 10 की पावर 9। ये वैल्यू क्या है? 6.67 गुना में 10 की पावर -11। वो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग के की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। बताइए क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अभी तक पिक्चर बाकी है। पिक्चर कैसे बाकी है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक आता है जी परमिटिविटी। या तो क्वेश्चन सबसे पहले डेफिनेशन से पूछा जाएगा। डेफिनेशन से बस यही कि कूलॉम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ पे डिपेंड करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहां से क्वेश्चन, या फिर के और जी से वैल्यू पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, या फिर पूछेगा यहाँ परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब है, मार्कर अच्छे वाले ले रहा हूं, ठीक है, कि ये ग्रीन वाला कब दिखाएंगे। परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। अच्छा, ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेटेड जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब कूलॉम्स लॉ के कोफिशिएंट के से रिलेटेड, कूलॉम्स कोफिशिएंट के से रिलेटेड हमें एक परमिटिविटी निकल के आता है, चुंबकशीलता भी निकल के आएगा आगे। आगे अपने सिलेबस में देखोगे तो एक टाइम आएगा कि ये परमिटिविटी है ना, बड़ा आपको चुंबकशीलता और आपकी विद्युतशीलता कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी। लेकिन परेशान मत होना, आपका भाई आपके साथ है, अच्छे से याद कराऊंगा और बार बार रिपीट करता रहूंगा। ये होती है जी विद्युतशीलता। क्या होती है? परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता। ये जो कोलाम्स कोफिशिएंट के, जिसकी वैल्यू को आप पीछे लिख के आए हो कि के इज इक्वल टू क्या होता है? 9 गुना में 10 की पावर 9 और मापते किस में है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर, पर कूलॉम स्क्वायर। वही इसकी वैल्यू को हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर जब झांक के देखा, इस के हम के को कूलॉम्स कोफिशिएंट के को कुछ लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो बड़ा पेच फंस गया। बिल्कुल पेच फंस गया, लेकिन परेशान मत होना। के की वैल्यू जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो यही यूज करेंगे, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये सारी यूनिट कट जाती है, 9 गुना 10 की पावर 9 काम आता है। क्यों कट जाती है? क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर रहता है, वो नीचे आ जाता है पलट के, और कूलॉम स्क्वायर नीचे रहता है, वो पलट के ऊपर चला जाता है। तो इस के की मान है 1 अपॉन में 4 पाई। पाई का मान तो ध्यान होगा ना, यूज नहीं करना। और ये होता है जी आपकी परमिटिविटी एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन ई है इसको ही हम परमिटिविटी कहते हैं। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी यानी कि किसकी चर्चा कर रहे हैं? ई। तो ई परमिटिविटी एप्सिलॉन ये इज इक्वल टू होता है ई नोट और ई आर। आप कहोगे सर अब ऊपर से जाने लग गया, रोकिए थोड़ा। नहीं, जुड़ती नहीं है भाई, मैं याद कराऊंगा तुमको। क्या तुमको ये वैल्यू याद हुई? क्या पीछे वाला समझ में आया था ना? ये भी आएगा। आईटीआई वाले बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा नया हो, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहां नहीं समझ में आएगा। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को और तोड़ दिया। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, जिसका साइन ये है, इसको तोड़ा ई नोट और ई आर। नाम से पता चल रहा है ये है परमिटिविटी। तो इसमें ओ वाली बन जाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर इस नाम को देखा जाए तो इस नाम को हम देखेंगे, थोड़ा सा इधर ही लिखता हूं, ठीक है, इधर ही लिखता हूं।
ये लिखा मैंने ओ, ये परमिटिविटी है, ओ से बना एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलेंगे, ओब्सोल्यूट, ए से स्टार्ट करते हैं लेकिन ओ से बोला है तो एब्सोल्यूट, ओ वाली साइलेंट आवाज आती है ना, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, यानी कि इसका हिंदी में नाम देखा जाए एब्सोल्यूट, यानी कि निरपेक्ष, निरपेक्ष। हिंदी वाले नाम हो सकता है अभी मैं गलत लिख दूं क्योंकि मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने इंग्लिश वाले से आपको याद करवाने और मेरे को भी याद है। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता, ये किसका नाम है, ये है जी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हो सकता है कि हिंदी वाले नाम थोड़े अलग हो लेकिन मैं देख के चेक कर लूंगा, अभी देख लेंगे नेट से ही चेक कर लेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी निरपेक्ष विद्युतशीलता। अच्छा ये है जी ई, दोनों ही ई नोट से कर दी, एक होती है जी ई आर, दोनों को ही हमने ई नोट लिख दिया, एक होती है जी क्या ई आर, क्या होती है ई आर होती है। इस ई आर का नाम क्या हो जाएगा, इस ई आर का नाम हो जाएगा, आर से बनेगा रिलेटिव, रिलेटिव इंग्लिश वाले नाम से आसान हो जाता है इनको याद करना, परमिटिविटी, यानी कि इसको बोलते हैं सापेक्ष, सापेक्ष विद्युतशीलता। ये है क्या, ये भाई चार्ज को ना सुविधा, कोई सुविधा प्रोवाइड करवाने वाली, कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड करवाने वाली एक गुण है। एक मिनट रुक जाइए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, निरपेक्ष, सही नाम लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी निरपेक्ष विद्युतशीलता, है ना, प्रयागमता भी बोलते हैं, पूर्ण प्रयागमता। ठीक है भाई, बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, एक मिनट, दो तीन मिस कॉल आ रखी है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, तो बस खत्म होने वाला है, परेशान मत होना। ये आ गया समझ में, k इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन को हमने अब तोड़ दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू मतलब कोलाम्स कोफिशिएंट 1 में 4 पाई, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बना दिया और ये वैल्यू हमने क्या यूज कर सकते हैं, क्या एप्साइलन की जगह एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ई आर रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता। खत्म हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक पेज अभी भी बाकी है। क्या सर एक पेज पेज करके 10 बात बता दी, बस लास्ट बात बेटा, ये जो आप देखते हो ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये भाई साहब इसकी एक वैल्यू पेपर में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, आपको ना डायरेक्ट नजर आएगी। ये जो वैल्यू आप यूज कर रहे हो, कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आपको एक याद करनी है, जिसकी वैल्यू होती है क्या 8.85, याद कराऊंगा परेशान मत होना, गुना में 10 की पावर 8.85 गुना में 10 की पावर -12, ये याद रखना है। लेकिन इसकी यूनिट क्या, जैसे कोलाम्स कोफिशिएंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन नॉट, आप बता रहे हो इस एप्सिलॉन नोट की, एब्सोल्यूट की, जबकि k की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये नीचे वाले की वैल्यू बता रहे हो आप, तो यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलटेगी, वहां क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी कूलम्ब स्क्वायर। दूसरे मार्कर से लिखूं क्या, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे, यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी जी कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब खत्म, अब और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा सभी भाइयों को, बस यहां तक अपने को आया क्या समझ में, सच बताना ये सर है क्या, पहले तो एक परमिटिविटी को दे, के की वैल्यू हमने पिछले पेज पे याद करी, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, के की वैल्यू ये भी होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को तोड़ा, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी, नाम से भी काम चला सकते हो, एब्सोल्यूट निरपेक्ष मतलब फिक्स रहेगी, और रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष विद्युतशीलता, इसकी जगह हम रख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, ये जो एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू होती है 8.85, ऐसे याद कर सकते हो 8.8, 8.8,
8.85 गुना में 10 की पावर -12 क्या है, पलट देंगे उस यूनिट को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर को पलटेंगे तो क्या आ जाएगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर। सही है भाई। पेपर में इनसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनके ना पूछे जाते हैं कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है क्या, ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, इनसे रिलेटेड ये बातें पूछी जाती है क्या, कि ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये होती है जी हवा व निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, हवा, नाम तो मैंने नीचे लिख रखा है, ये रहा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हवा या निर्वात की, स्पेस कम है शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है इसको, विद्युतशीलता। और जबकि ये जो है ये होती है जी, ये है हवा और निर्वात की विद्युतशीलता। बताइए हवा और निर्वात की विद्युतशीलता कितनी, विद्युतशीलता मतलब जो सुगमता प्रोवाइड करवाए, तो उसकी वैल्यू है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एब्सोल्यूट है, तो उसकी वैल्यू 8.85 गुना में 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर को पलट देंगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है हवा और निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू ये रही। और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका हवा व निर्वात में, हवा व निर्वात में, निर्वात में इसकी वैल्यू, निर्वात में इसका जो मान होता है ना वो 1 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या इसके साथ कोई यूनिट आई, जबकि एब्सोल्यूट के साथ तो यूनिट है, तो इस वजह से रिलेटिव परमिटिविटी आपकी यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। कैसे, बताइए कि रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो ये होती है जी मात्रकहीन, यूनिट लेस होती है। क्यों, क्योंकि हवा और निर्वात में इसका मान 1 है, 1 है, यूनिट है, कोई भी यूनिट नहीं है, यूनिट मतलब इकाई इसका मान है। जबकि जबकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी हवा व निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान होता है 8.85 गुना में 10 की पावर 12, क्या पलट देंगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर। ये मजा आया कि नहीं? मोटे मोटे कौन कौन से वैल्यू याद की, सबसे पहले हमने देखा कूलाम्स कोफिशिएंट में क्या, फोर्स का मान, बताइए जरा क्या था, हमने देखा के Q1, सारा एक साथ रिवाइज करा रहा हूं ताकि माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, अपॉन में आर स्क्वायर। और फोर्स को किस में मापते हैं सर, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, फोर्स को किस में मापते हैं, फोर्स को मापते हैं सर न्यूटन में, फोर्स को किस में मापते हैं जी, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। ठीक उसी प्रकार से यहां से फिर हमने के का मान निकाला, के का मान निकाला तो पहले यूनिट निकाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कोलाम स्क्वायर, पर कोलाम स्क्वायर। ठीक है, फिर इस के का मान भी निकाला, के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 9 नहीं 9 गुना में 10 की पावर 9, और ये यूनिट रही न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कोलाम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल लॉ को रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं अपने कोलाम्स लॉ को। फिर इस के को हमने देखा, के का जो मान है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक पोर्शन यहां तक खत्म हो चुका था, लेकिन फिर मैंने एक पेच और फंसाया, भाई रुकिए अभी पिक्चर बाकी है। मैंने बताया कि ये जो के है वो बराबर होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हमने तोड़ा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी हवा और निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान कितना है 8.85 गुना में 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12। और इस यूनिट को पलटना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से आया है, नीचे से आया है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इधर नीचे लेके, तो इसके मान को पलटना पड़ेगा। पलटना कैसे पड़ेगा, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम स्क्वायर, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट कोलाम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन गई। और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि वो है निरपेक्ष और ये सापेक्ष। ये हवा और निर्वात की विद्युतशीलता है, ये हवा और निर्वात की विद्युतशीलता है, जबकि हवा और निर्वात में इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है जी 1। इस वजह से ये आपकी यूनिटलेस है, और जबकि इसकी यूनिट है कोलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस के का जो फाइनल वैल्यू आई, इस के की जो फाइनल वैल्यू, वह के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में कैसे 4 पाई है ना एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं। और वो फाइनल वैल्यू आपकी, फाइनल वैल्यू जो निकल के आती है जिसको हम पूरा सोल्व करते हैं, वो आती है 9 गुना में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बस यही था, इसके अलावा तो कोई मैंने एक्स्ट्रा बात तो बताई। इसको जब सारे को सोल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू को यहाँ रख के, इसकी वैल्यू को 1 को रख के, पूरा सोल्व करने के बाद ही आपकी ये वैल्यू आती है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो ये था भाई आपका कॉन्सेप्ट, जिसको होप सो कि मैं अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, तब तक देखेंगे जब तक आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ जाए। अब जी कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, कि कूलाम्स लॉ को कितने कहां तक हम लगा सकते हैं, कितनी दूरी तक लगा सकते हैं, कितनी कम दूरी तक लगा सकते हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या बेनिफिट है, वो हम देखते हैं। तो कूलाम्स लॉ की कुछ भाई ओके जरा, कूलाम्स लॉ की सीमाएं, कूलाम्स लॉ की सीमाएं तो कह रहा है कि डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा था हमने कि कूलाम्स लॉ को बिंदु आवेश पे लगाते हैं, बिंदु मतलब छोटे से आवेश पे, केवल बिंदु आवेशों के लिए यह लगता है। कूलाम्स लॉ किसके लिए लगता है? केवल बिंदु आवेशों के लिए। तो बोल रहा है कि यह नियम केवल उन आवेशों पर लागू होता है जिसे बिंदु माना जाता है, बहुत ही छोटे आवेश के लिए बोला जा रहा है। बड़े पिंडों जैसे घरों पर आवेशों की गणना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती, मतलब सौरमंडल के घरों पे इसकी तुलना नहीं की जाएगी। छोटे-छोटे बिंदु आवेश, हालाँकि यहाँ से देखें तो अपने को बिंदु मात्र से प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें पता है कि ना उसका डायग्राम, उस डायामीटर, उसका व्यास, उसका द्रव्यमान कितना है। तो कह रहा है कि यह केवल बिंदु आवेशों पे लागू होता है, यह नियम केवल उन आवेशों पे लागू होता है जिन्हें बिंदु माना गया है, बड़े पिंडों, घरों, है ना, उपग्रह, इन पे ये लागू नहीं होता। फिर कह रहा है कि यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। जब आवेश एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हो तो यह नियम लागू नहीं होता। रुके हुए वस्तुओं पे ये नियम लागू होगा, गतिमान वस्तुओं पे ये नियम लागू नहीं होगा। और वैसे भी पता है जो बड़े-बड़े ग्रह है वो तो इलिप्टिकल पाथ में सौरमंडल में सूर्य को केंद्र मानते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यह बिंदु आवेश पे लागू होता है और यह गतिमान वस्तुओं पे लागू नहीं होता, स्थिर वस्तुओं पे लागू होता है। तीसरी बात बताइए जो इंपॉर्टेंट है, जो शायद पूछी जा सकती है, पूछी नहीं गई है, कि परिमिति दूरी पर लागू नहीं होता। परिमिति दूरी मतलब यह नियम बहुत अधिक दूरी और बहुत कम दूरी के लिए मान्य नहीं है। तो बहुत कम दूरी, कितनी कम दूरी? तो कह रहा है कि कम दूरी यानी कि 1.175 गुना 10 की पावर, बोलो कितना? माइनस का 28, माइनस 28 नहीं, फर्मी मीटर में माप रहे हैं, माइनस का 15 मीटर, इससे कम दूरी पे नहीं। अब मैं जिन बच्चों ने पीछे क्लास लगाई है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, बताइए ये किसका व्यास है? याद है क्या तुमको? चलो मैं याद करवाता हूँ। देखो, मैंने तुमको डिलीट कर दूंगा, मैंने तुमको बताया था कि कोई एक एटम होता है। याद करो मेरे भाइयों और बंधुओं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैंने तुमको एक एटम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था कि जो एटम का व्यास होता है, याद करो, एटम का जो व्यास होता है, ये एटम का व्यास कहां से लेकर कहां तक? ये यहां से लेकर यहां तक, ये एटम, अरे ये एटम का व्यास है, यहां से लेकर यहां तक। ये जो एटम का व्यास है, इस एटम के व्यास को हम किस में मापते हैं? एटम का व्यास मापा जाता है जी, रिप्रेजेंट किया जाता है, ये व्यास रहेगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और इसको बोलते हैं जी क्या? इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। यानी कि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर 10 माइनस 10 मीटर। ये था एटम का व्यास, किसी परमाणु का व्यास। और मैंने फिर इसके अंदर जाके, ये जो एटम होता है इसके बीच के संघन भाग होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं अंतर आणविक बल के द्वारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा। तो इसके अंदर ये वाला इतना सा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये वाला इतना सा जो व्यास होता है, ये किसका व्यास है? ये है जी नाभिक का व्यास। तो इस नाभिक के व्यास को हमने बताया था कि इस नाभिक के व्यास की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.75 गुना में 10 की पावर माइनस का, बोलो यहाँ कितना है? 10, यहाँ होता है 15। और ये जो 10 की पावर माइनस 15 होता है, ये जो 10 की पावर 15 होता है ना, इसको बोला जाता है जी फर्मी मीटर। जिस प्रकार से 10 की पावर माइनस 10 को बोला जाता है एंगस्ट्रॉम, ठीक उसी प्रकार से 10 की पावर माइनस 15 को बोला जाता है फर्मी मीटर। क्या बोला जाता है? फर्मी मीटर। तो हमारी चर्चा किस पे हो रही है? आवेश, मतलब कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ है ना, इस वैल्यू पे नहीं लगेगा, 1.75 गुना में 10 की पावर माइनस 15 मीटर में नहीं लगेगा। ये वजह बताइए कि कौन सी दूरी है? ये नाभिक का व्यास है। कहने का मतलब ये है कि कूलाम्स लॉ बहुत ही कम दूरी पे नहीं लगता, 1.75 गुना में 10 की पावर माइनस 15 मीटर पे से कम दूरी पर नहीं लगेगा, क्योंकि इससे एटम तो वैसे भी बहुत छोटा होता है। एटम का व्यास 10 की पावर माइनस 10 मीटर है, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और उससे छोटा उसका नाभिक 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो उसमें कहाँ आपका कूलाम्स लॉ लगेगा? वहां तो क्या लगेगा? नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल ना इस ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। आप कहोगे सर एटम की औकात ही नहीं है, हम बोल रहे हैं अपने थूक में, क्या पता कितने सारे एटम उछल के गिर गए होंगे।
हालांकि ये समझाने के लिए थूक में कोई एटम नहीं है, लेकिन इस पदार्थ में जो ठोस तौर पे आपका दिखाई दे रहा है, जिसका भार, आकार और इसका आयतन जो निश्चित है, इसके अंदर बहुत सारे अणु, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अणु आपके बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बने होंगे। ठोस की कैटेगरी में समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो फिर उसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या पता कितने लाखों करोड़ों में होंगे। तो कहने का मतलब है सर, उसके अंदर कोई नाभिक के अंदर कोई बल है, उसको आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल है? भाई उसके अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस नाभिक के अंदर जो मौजूद होते हैं ना, उसको बाहर नहीं निकलने देते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बांध के रखते हैं। तो कह रहा है कि परिमितीय दूरी पर लागू नहीं, यह है बहुत कम दूरी पर। कितनी कम दूरी? नाभिकीय दूरी पे लागू नहीं होता। नाभिक की दूरी कितनी है? 1.75। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि आपका कूलाम्ब्स लॉ कितनी कम दूरी पर लागू नहीं होता। नाभिकीय दूरी पर लागू नहीं होता, क्योंकि नाभिक के अंदर नाभिकीय बल लगता है। और नाभिकीय दूरी कितनी है? 1.75 गुना में 10 की पावर -15 मीटर, जिसको फर्मी मीटर कहते हैं, दूरी पर नाभिकीय बल हावी हो जाता है, इसलिए कूलाम्ब्स नियम लागू नहीं होता। बहुत अधिक दूरी पर भी आपका कूलाम्ब का नियम मान्य नहीं है। बहुत अधिक दूरी कहाँ? जैसे ये पृथ्वी पे मैं खड़ा हूं और मैं कहूंगा ले भाई ऊपर से शुक्र ग्रह के साथ कूलाम्ब सलाह लगाएंगे, शुक्र ग्रह को मैं खींचूंगा, उसका नेगेटिव चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज। क्या फायदा यार, अपने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें बाहर नहीं जाने देगा। पलायन वेग कितना होना चाहिए? 1 सेकंड में शायद कितना है? 26 किलोमीटर पर सेकंड। मेरे को ध्यान तो नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, शायद पलायन वेग समझते हो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो, कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में कितने किलोमीटर हम इतनी फोर्स से हम निकले, तब इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के जा सकते, जो अपने लिए पॉसिबल नहीं। तो ये हमने चर्चा की, और ये मैं सब कुछ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कूलाम्ब्स लॉ कहाँ पे लागू होगा? बिंदु आवेश पे लागू होगा, गतिमान वस्तु पे लागू नहीं होता, बहुत कम दूरी पर, नाभिकीय दूरी पर लागू नहीं होता, वहां पर नाभिकीय बल हावी होता है, और बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर ये लागू नहीं होता। अब देखते हैं जी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जो कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती है, इसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद गाउस का नियम, और फिर अपनी ये क्लास अच्छे से पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्या है, क्यों इसको क्यों लिया गया? क्योंकि इसका लिंक कहीं ना कहीं आवेश से है। कैसे? अभी मैं बताऊंगा। कूलाम्ब्स लॉ जो आपने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड कुछ चीजों को लिंक करूंगा, इस वजह से इस टॉपिक को यहाँ लिया गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हालांकि अगला जो चैप्टर आएगा उसमें ये सारी टर्म आएगी, फिर से परेशान मत होना। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कहाँ को मिलती है ना? बट एक बचपन में जो सुनते थे ना, गंगा से कहाँ से निकलती है, माफी चाहते हैं, गंगा माता भी है अपनी, ठीक है। लेकिन वो बचपन में ऐसे बचपन में ऐसा देखा था हमने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा नहीं था, सुना था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में डिटेल से और आगे भी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ अपने को आवेश से रिलेटेड कुछ कुछ देखना है। कह रहे हैं कि इकाई आवेश, आवेश नहीं है ये, आवेश है, इसको सही कर देता हूँ। इकाई आवेश है ना, इकाई आवेश, ये थोड़ा सा आ की मात्रा को टेढ़ा कर दिया। इकाई आवेश पे लगने वाला बल, तो कहीं ना कहीं चर्चा किसकी हो रही है? वो कह रहे हैं कि इकाई आवेश, आवेश पे लगने वाला बल है तो बल, और कह रहे हैं कि इकाई आवेश, इकाई आवेश, आवेश मतलब चार्ज पे लगने वाला बल, लगने वाला बल, फोर्स, और ये बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने पहले एफ बना दिया था, एफ नहीं था वो ई था। वो कह रहा है कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश, ये इकाई आवेश पे लगने वाला बल आपकी विद्युत क्षेत्र। अच्छा तुमको एक बात बताऊं, आपने देखा पिछली कुछ क्लासों में आवेश आपकी अदिश राशि है, विद्युत धारा भी आपकी अदिश, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी टेंशन क्वांटिटी की तरफ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल आपकी पर्टिकुलर दिशा में लगता है, बल आपकी पर्टिकुलर दिशा में लगता है, तो आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, दिशा ने विद्युत क्षेत्र की दिशा ने विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका अपोजिट होता है विद्युत क्षेत्र की प्रवणता। उसको हम अगले चैप्टर में करेंगे, फिलहाल यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, बस हमें जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा ना उससे रिलेटेड थोड़ा लिंक करके पढ़ना है। किताबी तौर पर डेफिनेशन क्या है? एकाक धन आवेश, एकाक धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बल, कोई एक मतलब इकाई आवेश है और उसको किसी फील्ड में रख दिया, उस इकाई आवेश पर, एक यूनिट आवेश पर जो बल लगेगा, कोई एक एक यूनिट चार्ज है उसको किसी क्षेत्र में रख दिया, और उसके ऊपर जो बल लगेगा, वो जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा प्रवणता को बताता है। इसे सांकेतिक भाषा ई से निरूपित किया जाता है। इसको किससे निरूपित किया जाता है जी? ई से निरूपित किया जाता है। और मैंने आपको अभी बताया है कि ये आपकी कैसी है,
ये आपकी सैंतीस राशि, हालांकि अगले पेज पे लिख भी रखा है, ये आपकी सैंतीस राशि है। अच्छा, सैंतीस राशियों की पहचान क्या है? तो उनके ऊपर ना ऐसे ये तीर का निशान इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? तो आपको मैंने क्या बताया, याद करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सर इसका चार्ज से कहाँ लिंक हुआ? इस बात से? नहीं, आगे पता लग गया कूलम्ब्स लॉ से कैसे रिलेट। बस ध्यान रखेंगे, इकाई आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रवणता को बताता है। किताबी तौर पर बोल सकते हो, एकाक धन आवेश को, इकाई धन आवेश को के कारण किसी क्षेत्र में रख देंगे, विद्युत क्षेत्र में बल, जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रवणता को बताएगा और इसे ई से निरूपित यानी ई से इसे दिखाया जाता है। अब यहाँ इसे कूलम्ब्स लॉ से रिलेट करते हैं। आपको मैंने बताया कि कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा है? कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा है कि दो जो चार्ज बॉडी है ना, दो जो चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं ये पहली चार्ज बॉडी और ये दूसरी चार्ज बॉडी, ये दो चार्ज बॉडी है ना, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी को भी देख लेते हैं। इनके बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट, इनके बीच की दूरी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि केंद्र से केंद्र की दूरी होती है, लेकिन मैंने बीच में गैप रख दिया। तो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और बीच की दूरी को हमने क्या बता दिया, R। ये हम किस में देख रहे थे? कूलम्ब्स लॉ में देख रहे थे। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने क्या देखा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, कह रहा है कि इकाई आवेश पे लगने वाला बल, इकाई आवेश पे लगने वाला बल आपकी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। यानी कि एक आवेश को तो हमें क्या रखना पड़ेगा भाई? इकाई रखना पड़ेगा। एक आवेश को हमें क्या रखना पड़ेगा? इकाई रखना पड़ेगा, एक यूनिट मान ले। और दूसरे आवेश को फिर Q1 और Q2 तो तब रखते हैं ना जब एक Q1 हो तो दूसरे को Q2 रख दिया। लेकिन अगर एक आवेश अपना Q है तो दूसरे को 1 ही मान, एक आवेश अपना 1 है तो दूसरे को Q ही मान लेते हैं। समझ गए? अब लगाइए फोर्स का फॉर्मूला। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 इंटू में Q2 और अपॉन में क्या होता है जी, अपॉन में होता है आर स्क्वेयर। और किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, ये तो था जी अपना कूलम्ब्स लॉ। क्या है? कूलम्ब्स लॉ। लेकिन हमने देखा कि यहाँ जो आपका एक आवेश है वो तो आपका क्या है, तो इस आवेश में हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के Q1। एक पहला Q1 है उसको हमने Q माना है, दूसरे वाले को Q2 को हमने 1 मान लिया तो इनटू में 1 आएगा और डिवाइड बाय 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और किस में मापते हैं? आपके न्यूटन में मापते हैं। लेकिन अब यहाँ ये जो आपका फोर्स है, अब ये फोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये फोर्स रिप्रेजेंट करेगा जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी फोर्स के बराबर हो गई, क्योंकि उसमें दो चार्ज बॉडी को पहले को हमने 1 मान लिया, दूसरे को हमने Q मान लिया। तो वो जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला था उससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू क्या है, K Q और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। अब इसको मापेंगे जी वोल्ट में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस में मापा जाता है जी, वोल्ट में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस में मापा जाएगा जी, वोल्ट में। ये देखो, वो कह रहे थे आप लोग न्यूटन में माप रहे हैं, वो फोर्स है, लेकिन ये फोर्स को हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने ई से निरूपित कर दिया। तो कह रहे हैं कि क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो दूरी के वर्ग के सापेक्ष के साथ घटती है। जितनी ज्यादा दूरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर अच्छे से मैं यहाँ एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ ना, बस थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। अब हालांकि अगले चैप्टर में ना और अच्छे से बताना था, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ, हल्का फुल्का बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। जैसे मान के चलो कि यहाँ से हम जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम दूर जाएंगे उतनी ही हम क्या होते जाएंगे, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। दिशा भी पर्टिकुलर है, तो क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो दूरी के वर्ग के सापेक्ष घटती जाती है। दूरी के वर्ग के सापेक्ष क्या जाती है, घटती जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वोल्ट में व्यक्त करते हैं। बोलो ये बात आई क्या आपको समझ में? मोटा मोटा क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आगे अपने नए चैप्टर में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्यों यहाँ बताया गया है? इकाई आवेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ई से निरूपित करते हैं, सदिश राशि है। ये वाली बात लिंक करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। इस वजह से बताया गया कि इकाई आवेश पे लगने वाला बल है, तो दो आवेश में से एक को Q और दूसरे को 1 माना, रखी वैल्यू सोल्व किया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसी फोर्स के बराबर आ जाएगी, के Q अपन में आर स्क्वायर, जो दूरी के सापेक्ष आपका क्या जाता है, घटता है। क्लियर है? अब लास्ट, गाउस के नियम से रिलेटेड अपने सिलेबस में कोई कहानी नहीं है, लेकिन गाउस से संबंधित आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ये पॉइंट है। मैं तुमको एक ही बात कहता हूं कि गाउस का नियम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कूलम्ब्स का नियम। कूलम्ब
का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किस पे लागू होता है? कूलाम का नियम बिंदु आवेश पे लागू होता है। कूलाम के नियम की क्या शर्त थी कि वो बिंदु आवेश पे लागू होता है, स्थिर आवेश पे लागू होता है, बहुत कम दूरी पे लागू नहीं होता और बहुत अधिक दूरी पे भी लागू नहीं होता। यही तो पॉइंट थे। कूलाम्स के नियम सिर्फ बिंदु आवेश पे लागू होता है, जबकि इससे आगे बढ़ेंगे इसका बाप लेके आएंगे कौन? गाउस का नियम। कोई यहाँ कूलाम अपना कोई रिश्तेदार नहीं है और गाउस भी अपने कोई रिश्तेदार, याद करने के तरीके। तो ये तो सिर्फ बिंदु आवेश पे लागू होता है, शिथिल पिंड पे लागू होता है, बहुत लंबी दूरी के लिए लागू नहीं होता और बहुत कम दूरी के लागू नहीं होता। इससे बेहतरीन कौन हो गया? गाउस का नियम। ये सब जगह लागू होता है। तो याद रखेंगे गाउस के नियम से संबंधित एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जहां आपकी सबकी बात होगी कहां गाउस का नियम लागू हो सकता है, तो कहेंगे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सभी लागू हो, ऑलमोस्ट सभी जगह ये लागू होगा। कहाँ का लागू होगा? कूलाम का नियम बहुत ही पर्टिकुलर जगह बिंदु आवेश, कह रहे कि यह स्थिर विद्युत के क्षेत्र में लागू होता है। कूलाम का नियम आपका आवेश जो चल रहे हो उस पे लागू नहीं होता, स्थिर पे लागू होता है, तो गाउस का नियम भी स्थिर पे लागू हो जाए। यह नियम पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये दोनों पॉइंट किसके लिए थे? ये दोनों पॉइंट आपके किसके लिए थे? कूलाम्स लॉ के नियम पे भी लागू हो रहे थे। दोनों के दोनों किस पे लागू हो रहे थे? आपने देखा था कि कूलाम्स लॉ जब किया था तो उसके तहत तो ये दोनों पॉइंट लागू हो रहे थे। हमने देखा था कि कूलाम्स का नाम नियम किस पे लागू होता है? स्थिर विद्युत के क्षेत्र में और पॉइंट चार्ज पे लागू होता है। तो ये दोनों तो कूलाम्स पे भी लागू होते थे। आगे बढ़िए, यह नियम अनंत लाइन चार्ज पे भी लागू होता है। अनंत लाइन चार्ज पे भी लागू होता है। यह नियम नियम चार्ज की अनंत सीट पे भी लागू होता है। यह नियम समान रूप से गोलाकार सेल्स पे भी लागू होता है, यानी कि यह नियम ऑलमोस्ट सभी जगह पे लागू होता है। एग्जाम्पल इनकी क्या है? एग्जाम्पल इनके देखेंगे तो पॉइंट चार्ज पे और आपका जो स्थिर आवेश है उसके बारे में तो ऑलरेडी जानते ही हो। आपका आपके नियम अनंत सीट पर, फ्लूइड लाइट होती है ना जो स्टेडियम में, अनंत सीट पे फैल जाती है चारों तरफ, उस पे लागू होती है। यह नियम समान रूप से गोलाकार सेल्स पे भी लागू होता है, जिसपे एक तरफ आपको लाइट फोकस करनी हो। तो कहने का मतलब है इन चीजों की डिटेल में नहीं जाना, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कूलाम्स लॉ और गाउस के नियम में सिमिलरिटी क्या है, तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज पे और स्थिर आवेश पे लागू होते हैं। फिर कहेंगे कि गाउस का नियम और कहाँ लागू होता है, तो सब जगह लागू होता है। पॉइंट बिंदु चार्ज पे तो कूलाम का नियम भी लागू होता था, स्थिर वाले पे भी कूलाम का लागू होता था। बाकी जो बच गए अनंत सीट पर, और किस पे? अनंत लाइन चार्ज पर, और किस पे? गोलाकार सेल्स पे भी आपका कौन लागू होता है, पूछा जाता है। गाउस का नियम क्या है? किसी क्षेत्र में से कोई आवेश गुजारेंगे, कुछ जुड़ जाएगा, कुछ घट जाएगा, अपने से पूछा जाएगा पेपर में। गाउस का नियम कहाँ लागू होता है? सब जगह लागू होता है। पॉइंट चार्ज पर, स्थिर आवेश पर, अनंत लाइन चार्ज पर, अनंत सीड पर और गोलाकार सेल पे, हर जगह आपका गाउस का नियम लागू होता है। क्लियर है भाई? होप सो कि मैं आपको कोलाम्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, परमिटिविटी, इन सब के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर नहीं रहा हूं तो भाई कोई भी परेशान मत होना, इस क्लास को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए। और जो बच्चा फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। वीर कॉन्सेप्ट के नाम से अपनी ऐप है। जिस प्रकार से ये टॉपिक मैंने कराया, ये नहीं कि इस पे ही विशेष करके जोड़ दिया है, आपको मैंने पीडीएफ भी दिखाई है, आगे भी बीच बीच में मैं डेमो के तौर पर यूट्यूब पे लेक्चर डालता रहूंगा। बहुत सारे चैप्टर मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री करवा रखे हैं, और आगे चलकर एक दो चैप्टर में जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बीच बीच में चैप्टर आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डालता रहूंगा। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ मोटा मोटा ये नहीं कि बहुत सारा कलेक्शन इकट्ठा करना है। मेन टारगेट है कि बच्चों को क्वालिटी और बहुत अच्छा कंटेंट बहुत ही नॉमिनल चार्ज में मिल जाए। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो यहाँ से आप जाके फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हो। और क्वेश्चन टॉपिक पूरा कर लिया, अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप हमारी यूट्यूब चैनल पर, वहां से एक सीरीज बना रखे, उसमें प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करें। क्लास कैसी थी? आपकी राय बहुत मायने रखती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताइए कि एक ऐसे टीचर भी है जो क्लास में याद भी करवाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं। तो उनको भी क्लास अच्छी लगेगी, वो आएंगे और देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।